हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी पार्ट 2। क्या क्या डिस्कस करेंगे बता देता हूँ। पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और हम यहाँ पर एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो कि बेसिक्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। ठीक है, किस तरीके से समझोगे। मान लो एक कार्बन चेन है इस तरीके से, और यहाँ पर एक एटम वाई लगा हुआ है। कोई एटम है या फिर ये ग्रुप है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ फ्लो करेंगे। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वाई इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई एटम या ग्रुप ऐसा लगा हो जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो दूर की तरफ होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और कार्बन की तरफ कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब कुछ एटम और ग्रुप्स हमने यहाँ पर लिए हैं प्लस आई ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स। तो याद रखो, इसमें जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन रिपेल करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन वो रिपेल करेगा जिस पे या तो खुद नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो याद करने का बड़ा अच्छा ट्रिक है। हाइड्रोजन तो सबसे कम होता है, या फिर हम कहें कि वो ना प्लस आई है ना माइनस आई है। उसके बाद मिथाइल CH3, फिर 2 कार्बन का इथाइल, फिर ये आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, और इसके बाद आ जाएंगे वो सब ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि कार्बोक्सिलेट COO-, O-, NH-, CH2-। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जो हैं, इनका ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, रिपेल करेगा। दूसरा क्या होता है, अगर कार्बन चेन में एक ऐसा एटम या ग्रुप लगा है एक्स, वो एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, एक्स की तरफ होगा। तो एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो एटम या ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब आप सोचो, इलेक्ट्रॉन को कौन विड्रॉ करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, एक बिल्कुल थंब रूल की तरह आपको बता देता हूँ कि ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर माइनस आई ग्रुप्स। कितना बढ़िया बात बताइए। अल्काइल ग्रुप को छोड़ दो, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब माइनस आई ग्रुप होते हैं, और ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब यहाँ पर देख लो, इसको इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर को देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया हमारा इंटरमीडिएट न्यूट्रल, इसके बाद पीएच। अब पीएच क्यों आ जाता है, तो देखो, जो पीएच है वो फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग है इसके अंदर, और बेंजीन रिंग है तो उसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज होने से परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है और माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, माइनस आई इंक्रीजेज। तो देखो, ये सिंपल सा दिया है यहाँ पे, CH3, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है इसलिए sp3, CH डबल बॉन्ड CH2, विनाइल हो गया, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, परसेंटेज एस कैरेक्टर और बढ़ गया। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो पीएच बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस आई ज़्यादा है,
उस कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? नाइट्रोजन NH2, उससे ज़्यादा OH। अब OH और OR में जब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है टोटल या ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखते हैं। OR में ऑक्सीजन और कार्बन, इनका ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसका -I बढ़ गया। फिर क्या आते हैं? हैलोजेंस। तो हैलोजेंस का ऑर्डर आपको पता ही है, IBr ClF। इसके बाद CuNH2 आ गया, क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, और फिर नाइट्रोजन भी है। फिर COCl आ गया कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फिर COOH आ गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। फिर ये आ जाता है COR कीटोन वाला, फिर एल्डिहाइड, फिर SO3H, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आ गए, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। CN, क्यों? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर NO2। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जितने भी न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला जो होता है वो NO2 ग्रुप है। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाले आ गए NH3+, NR3+ और NF3+। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, समझी है, तो आपको हमेशा +I और -I का ऑर्डर याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या भाई? बॉन्ड लेंथ जो होती है, आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो ये -I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि -I इफेक्ट इंक्रीजेज आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब ये CH3F, इस तरीके से देख लो आप, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, -I इफेक्ट कम हो रहा है। -I इफेक्ट कम होगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। डाइपोल मोमेंट होता है μ बराबर Q/D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, क्योंकि -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज ज़्यादा है तो Q/D का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अब ये क्लोरीन वाला क्या हो गया? यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। ड्यू टू लार्ज Q/D, चार्ज इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F से ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो ये हम पढ़ेंगे आगे भी, इंटरमीडिएट्स में पढ़ेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो जो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाला +I इफेक्ट इनको स्टेबलाइज करता है। तो देखो आप यहाँ पर मिथाइल है, ये इथाइल है, फिर 2 मिथाइल आ गया आइसोप्रोपाइल में, टर्सोब्यूटाइल में 3 मिथाइल जुड़ गया। इसी तरीके से आप नीचे फ्री रेडिकल्स का भी ऑर्डर देख सकते हैं। फिर आता है पॉइंट एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो देखो यहाँ पर हम बस इतना ही बता रहे हैं कि -I इफेक्ट जो होता है एसिडिक नेचर बढ़ाता है, +I इफेक्ट बेसिक नेचर बढ़ाता है। हमने अगले अपने GOC पार्ट 3 में वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एसिडिक और बेसिक जो नेचर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा? जहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे, जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो जब ऐसे कंपाउंड में, देखो डेफिनेशन क्या है भाई? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा। जब पाई बॉन्ड, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, किसी एक एटम पे इलेक्ट्रॉन चले गए, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव है तो कहाँ जुड़ेगा भाई? उस जगह जाएगा, उस सेंटर पे जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इसी को +E इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। पूछ लिया कोई आपसे कि भाई +E इफेक्ट क्या होता है, तो बोलो कि जब इलेक्ट्रॉन और रिएजेंट दोनों सेम कार्बन पे अटैच होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस कार्बन पे और उसी पे हमारा रिएजेंट जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? +E इफेक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, और यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल CN- अटैक करेगा तो अब इस कार्बन पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रहे हैं और रिएजेंट कार्बन पे जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है -E इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो यहाँ पर एक दो और एग्जांपल ले लिया आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप जानते हो जो CH3 है ना, यहाँ पे इसका भाई +I इफेक्ट है। तो ये CH3 और CH के बीच जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन CH की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये तो +I है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो जब ये कार्बन पे जा रहे हैं तो अब कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ी, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर राइट साइड चले गए। तो इस तरीके से इस कार्बन पे आ गए, तो जो H पॉजिटिव है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे इस केस में ना, ये कार्बोकैटायन बन जाता है। अब इधर यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया अगर मिथाइल की जगह। देखो अगले एग्जाम्पल में, तो NO2 आपका होता है वही -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस CH वाले कार्बन पे आ गए, तो E पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, और अब कार्बोकैटायन इधर बना राइट कार्बन पे। फिर बात करते हैं, थर्ड इफेक्ट आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या देखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा H, कुछ और देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में आपको। ये हमारा C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन से लगा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे। अब CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो H तो पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यह सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर। पूछ लेते हैं भाई क्या होता है इसके अंदर, तो इट इन्वॉल्व सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। पूछ लेगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्ट्रक्चर बनेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जीरो फॉर्म या जीरो स्ट्रक्चर बनेंगे। CH3 CH CH2, देखो ये वाला कार्बन क्या है भाई, अल्फा है ना, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो 3 फॉर्म्स हो गई। अब इसका यूज़ क्या है ऑर्गेनिक में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। देखो नीट में और JEE में सब में आता रहता है, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, है ना। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट सब जगह ही आता है। एप्लीकेशन में पहले लिया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 0 अल्फा H, फिर इधर देखो ये 3 अल्फा H हो गए, 6 अल्फा H हो गए, 9 अल्फा H, 12 अल्फा H, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब 6 अल्फा H वाले में देखो कुछ केसेस बनते हैं, जैसे एक यहाँ पे बन जाती है ये सिस फॉर्म, और एक बनती है ट्रांस फॉर्म। सिस और ट्रांस बताया था आपको पहले, जब हमारे सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो ये क्या होता है, सिस फॉर्म। और सेम ग्रुप जब हमारे अपोजिट या डिफरेंट साइड होते हैं तो ये क्या बनती है, ये ट्रांसफॉर्म बनती है। तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये ग्रुप दूर दूर होने से इनमें रिपल्सन कम होगा, तो सिस से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और भी केस बनता है कि जब सिस ट्रांस नहीं है लेकिन दोनों अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो सेम कार्बन पे है, मतलब जेम वाला, जेम डाई अल्काइल हो गया ये। तो ये एक्सेप्शन रहता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये वाला ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, नीचे लिख दिया एक्सेप्शन। फिर आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन में होता क्या है भाई, हाइड्रोजनेशन में होता है कोई अल्कीन है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो पाई बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज होती है। जितना इजीली होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, क्योंकि अल्कीन स्टेबल है तो उसको तोड़ने में ही एनर्जी खर्च हो जाएगी।
इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो जो ऊपर आपने ऑर्डर लिखा था उसको रिवर्स कर दो। 12 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। अल्कीन का स्टेबिलिटी कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी समझा देता हूँ आपको। 6 अल्फा हाइड्रोजन के 3 केस होते हैं। ये ट्रांस है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो इसका मतलब ट्रांस उधर आया तो सिस उसके आगे आया। सही है। जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर बीच में आ रहा है ना, एक्सेप्शन बीच में आ रहा है। तो इसको ऐसे याद रख लेते भाई। आप सोचोगे सर पहले इधर आया उधर आया, कैसे क्या करें। तो सिस और ट्रांस बाकी सब तो अल्फा हाइड्रोजन से हो गए। याद रखो कि जो एक्सेप्शन है वो ट्रांस के जस्ट बाद है। ट्रांस के जस्ट बाद क्या है, एक्सेप्शन है 6 अल्फा एच का। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में भी है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी, ये दोनों में है, जस्ट बाद। ठीक है, याद रखें। फिर बात करेंगे भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो जो कार्बोकैटाइन है उसके अंदर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन मिलता है, वो अल्फा हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑर्बिटल में चला जाता है। इसे बोलेंगे सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। कार्बन का चार्ज न्यूट्रल हो गया, मतलब स्टेबलाइज हो गया। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको अल्फा एच के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वो भी इसी तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हाइपर कंजुगेशन कैन अफेक्ट द डाइपोल मोमेंट। क्यों, देखो फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एसिटाल्डिहाइड, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में तो नो अल्फा एच, नो हाइपर कंजुगेशन, सही है। पर एसिटाल्डिहाइड में यहाँ पर ये अल्फा एच है ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा एच आ गए, अल्फा एच आ गए तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन गया। हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनने में चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। तो जहाँ चार्ज आ गया वहाँ डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड से CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। यहाँ तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर लिया। एकदम गारंटी है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और सारे क्वेश्चन इस कंटेंट से हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसके बाद आता भी रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन करता है ये। तो रेजोनेंस क्या है, कैसे पहचाने, इफेक्ट क्या है, यही 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस का मतलब होता है भाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। अब बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सर डीलोकलाइजेशन ये कहाँ है, अभी कौन सी बीमारी है ये। तो आप ऐसे समझो भाई, लोकल जानते हो आप कहते हो ना मैं इस जगह का लोकल हूँ। तो जो एक जगह का है वो लोकल है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही जगह हैं तो वो लोकलाइज्ड हैं। और अगर वही पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम पर नहीं है, सारे एटम पे 1 बाय 1 जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना डीलोकलाइजेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया। अब चलें आगे। ये रेजोनेंस भाई कैसे पहचाना जाएगा, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर 5-7 केस ले रहा हूँ, इसके अलावा आज तक कोई केस नीट और जेई में पूछा ही नहीं गया है। तो पहला केस है हमारा डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट समझते हो, ठीक है, एक डबल बॉन्ड फिर बीच में एक गैप, मतलब सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो उसे बोलेंगे टू डबल बॉन्ड क्या ऑल्टरनेट है। तो जब ये ऑल्टरनेट होंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इधर गए, तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, हो गया डीलोकलाइजेशन। दूसरा केस है पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो हो गया ना डीलोकलाइजेशन। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इस तरीके से ही एरो लगाएंगे आप, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके पास ऑक्टेट है कंप्लीट,
तो अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने की जगह नहीं है, इसलिए हमेशा अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ये मूवमेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज पहले राइट कार्बन पे था, अब लेफ्ट कार्बन पे आ गया। इसको अगर हम डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाएं कि इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू ऑड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू मतलब ये कोई ऐसा एटम या ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर हो, तो भी इस तरीके से मूवमेंट होगा जैसे नेगेटिव चार्ज में हुआ। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एटम, जैसे बोरॉन है इसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा डिलोकलाइजेशन। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी क्या होगा? मूवमेंट ट्रिपल बॉन्ड की साइड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस तरीके से नेगेटिव कार्बन पे आया और ये पॉजिटिव इस कार्बन पे आया। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ये भी पहचान लो भाई, जैसे CCl3 माइनस है ये, तो क्लोरीन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इस तरीके से एरो लगाया और डबल बॉन्ड बन गया, क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, अब बैक बॉन्डिंग क्या है बच्चों को ये पहचान नहीं आता, भी कन्फ्यूजन में रहते हैं क्या है। तो सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। दो एटम है इन टू बॉन्डेड एटम्स, दो एटम है बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास खाली बर्तन है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब दो एटम बॉन्डेड हो, एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये CF3 पॉजिटिव वाला केस है, कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल, खाली कमरा, फ्लोरीन पे लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड और F पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल हो गया। फिर आता है कंडीशंस एंड स्टेबिलिटी, तो कंडीशन भी ध्यान रखना जरूरी है, 2-3 कंडीशन जान लो बहुत है, और स्टेबिलिटी के पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर कैसे पहचानेंगे? प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब यहाँ मेन कंडीशन यही ध्यान रखना है बस आपने, प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो बस, और बाकी स्टेबिलिटी के पॉइंट्स। कौन स्टेबल होगा? ये कंपेरिजन को आता है, स्ट्रक्चर हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, सही है। तो देखो यहाँ पर इसमें आप मोर स्टेबल है, ये यहाँ पे लिखा है, लेस स्टेबल क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड काउंट कर लो, इसमें बॉन्ड कम होगा, इस वाले में लेफ्ट वाले में बॉन्ड ज़्यादा होगा। When opposite charges are closer then stability increases। तो स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बनाने नहीं, ड्रॉ नहीं करने। देखो इस पहले वाले स्ट्रक्चर में एडजेसेंट कार्बन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज आ गया तो रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर एडजेसेंट एटम्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज आ गए, अपोजिट चार्ज मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। है कितना बढ़िया पॉइंट। फिर मैं यहाँ लेके आया भाई फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, आपसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाइए। देखो जो फर्स्ट है और हमारा जो फिफ्थ है, ये तो न्यूट्रल है, इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, बॉन्ड भी ज़्यादा हैं और ये न्यूट्रल भी हैं, तो न्यूट्रल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये फर्स्ट और फिफ्थ का स्टेबिलिटी बराबर है और सबसे ज़्यादा है। अब आप देखो सेकंड और फोर को, तो सेकंड और फोर एक ही जैसे हैं, ठीक है। फोर और सेकंड, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस बराबर सा है। थर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर दूर हो गए हैं ना, जैसे कि ऑर्थो एंड पैरा आमने सामने। सो सेकंड एंड फोर्थ दे आर इक्वली स्टेबल, मोर स्टेबल देन थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर CH2, इस तरीके से ऑक्सीजन पे एक बार माइनस है, एक बार ऑक्सीजन पे प्लस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर
जब नेगेटिव चार्ज होता है ना, मोर स्टेबल है एज नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है। आप कंपेरिजन करेंगे तो राइट वाला ज़्यादा स्टेबल है। आप कहोगे सर यहाँ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अभी तो आप कह रहे हैं इस पर निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग केस है। इन दोनों में देखो तो राइट वाले स्ट्रक्चर में है ना, ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो सारी कहानी है, सारी केमिस्ट्री चलती है, सबसे पुराना ऑक्टेट रूल ही आया था। तो जब सारे एटम के ऑक्टेट पूरे हैं, सारे एटम सुखी हैं, तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मैंने लिए हुए हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम जानते हैं। अभी इतना ही जान लीजिए कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबल। अब दो और केस हैं जहाँ पर आप गलती करते हैं अभी रेजोनेंस पहचानने में। अगर एक एटम के पास दो लोन पेयर हैं तो केवल एक ही पार्टिसिपेट करेगा, एक फ्री रहेगा। जैसे फ्यूरेन का केस है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं लेकिन एक ही पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा केस है, इफ एन एटम हैज पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, मतलब पाई बॉन्ड भी है लोन पेयर भी दोनों है, तो केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर फ्री रहेगा। तो यहाँ पर देखो पायरिडीन इसे बोलते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन अंदर जो है इस तरीके से बॉन्ड भी लगा हुआ है। नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर फ्री रहेगा, लोन पेयर इज फ्री। इसे पायरोल बोलते हैं राइट वाले को। यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर इज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन आप जानते हो कि जीओसी में इतना कंटेंट है, इसलिए जीओसी का एक वीडियो ना बना के मैं जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किया है। आइसोमेरिज्म अलग लिया, क्वालिटेटिव अलग, क्वांटिटेटिव अलग, IUPAC नोमेनक्लेचर अलग, उस सबको अलग अलग किया है। और इस जीओसी को सबसे बड़ा होने से 3 पार्ट में ले रहे हैं, तो एक वीडियो लगभग आधा घंटे के आसपास होगा, तो आप उसको कंप्लीटली ध्यान से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। अब मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है भाई, तो ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस होता है। कैसे पहचानेंगे, देखो जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो समझ जाइए कि वो मीजोमेरिक इफेक्ट का केस है। अब प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ पे कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उससे दूर होगा, मतलब प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट हो गया। तो वो सारे हमारे जो प्लस एम ग्रुप्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, प्लस एम ग्रुप्स। तो कौन इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेंगे भाई, जिन पे नेगेटिव चार्ज है, आ गया, या फिर जिन पे लोन पेयर है। देखते जाओ आप ऑर्डर कैसे देखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए IBRCLF, ये ऑर्डर नहीं भी याद रहा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ही रेयरली कभी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप केवल पहचान भी सीख गए, प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस एम ग्रुप वो होते हैं, देखो नीचे लिखा है, ऑल ग्रुप्स कंटेनिंग आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, वो होते हैं सारे प्लस एम ग्रुप। फिर -M और -R इफेक्ट क्या होगा, कब होगा, तो जब कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्या, और कौन खींचेगा भाई, वही खींचेगा ना जिसके सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है। नीचे पहचान है, ग्रुप्स इन विच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेन जो ग्रुप हैं आपके, NO2 है, सबसे ज़्यादा -M इफेक्ट होता है NO2, CN, SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लगभग एक क्वेश्चन जो है एवरी ईयर और ऑल्टरनेट ईयर एरोमेटिसिटी के ऊपर बन जाता है।
तो एरोमेटिसिटी, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस टू बी एरोमेटिक। तो पहला कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर हो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर एंटायर रिंग, ये हम बता चुके ऊपर, डिलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस। हकल्स रूल, ये क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एन यहाँ पे कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो एन का वैल्यू 0 लगाने पर अगर हम चेक करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, एन बराबर 1 लगाने पर 6 आता है, 2 लगाने पर 10 आता है, ठीक है। तो 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हकल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, ठीक है, और ये सब डायमैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, कैसे पहचानेंगे। देखो साइक्लिक तो सबको देखने से पता चल ही रहा है, अभी साइक्लिक है ये। और प्लेनर कब होगा, जब डबल बॉन्ड होंगे, जब sp2 हाइब्रिडाइज। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लेनर, डिलोकलाइजेशन, सब हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये बेंजीन होता है, 2 रिंग अगर बेंजीन की जुड़ी हुई है तो क्या होता है, नेप्थलीन। 3 रिंग जुड़ी हुई है तो क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, पायरोल। अब पायरोल में ध्यान रखो कि लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, और जब लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो सारे ही उनमें सेम टाइप के हो जाते हैं, मतलब सब के सब पाई इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये फ्यूरेन होता है, ठीक है, फ्यूरेन में क्या आ गया, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ गया। थायोफीन में सल्फर आ गया। और पायरिडीन, जिसमें बेंजीन रिंग की तरह होता है लेकिन एक कार्बन की जगह क्या होता है, नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज वाला केस, जैसे ये 5 मेंबर रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हो गया ना 6 मिलके। तो ये इसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। इस तरीके से अगर 3 मेंबर रिंग है तो 1 पाई बॉन्ड और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। 7 मेंबर रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डिलोकलाइजेशन हो गया, ट्रोपोलियम कैटाइन इसे बोलते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे एडिशनल पॉइंट में ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, फेरोसिन होता है, सब एरोमेटिक होते हैं। फेरोसिन का ये स्ट्रक्चर भी बना दिया है, देखना हो तो देख लें इसको। फिर आता है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक क्या होंगे, देखो साइक्लिक, प्लेनर, डिलोकलाइजेशन, इस सारी कंडीशन सेम है, बस 4n+2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n की जगह 1 लगाएं तो 4 आता है, और 2 लगाएं तो 8 आता है, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लिए हमने। अब 5 मेंबर रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक हो गया। 4 मेंबर रिंग में 2 पाई बॉन्ड आ गए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 मेंबर रिंग में 1 पाई बॉन्ड है, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी डिलोकलाइजेशन हो गया। एंटी एरोमेटिसिटी डिस्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल, और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक क्या होंगे, तो बहुत ही आसान है, दीज आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। मतलब 5 मेंबर रिंग है जहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन ऐसा है जिस पे ना पॉजिटिव चार्ज, ना नेगेटिव चार्ज, ना पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी याद रखो, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी बढ़ाती है, एंटी एरोमेटिसिटी कम करती है, तो जो नॉन एरोमेटिक भी डिलोकलाइजेशन है वो इंटरमीडिएट हो गया। और ये यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है स्ट्रक्चर। 5 मेंबर रिंग विद नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया ना, ये वाला, ये एरोमेटिक है। और ये नेगेटिव चार्ज इस पे आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, अभी समझाया था ऊपर। और बीच वाला ये क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक। और लास्ट में बस ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिफरेंट इफेक्ट आपने पढ़े हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मतलब किसको वैल्यू दें कम, किसको वैल्यू दें ज़्यादा। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा वैल्यू किसको देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। उससे ज़्यादा वेटेज या वैल्यू देंगे हम रेजोनेंस को, उससे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस को, और उससे ज़्यादा एरोमेटिसिटी को।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये GOC पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को आपने देखा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें।